हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े एक वीडियो के साथ। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट किया है और इसके बाद हर कोई धोनी के बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है। इस बीच एक और वीडियो, नया वीडियो है ये, जो महेंद्र सिंह धोनी का सामने आया है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको देखना चाहिए। दरअसल वायुसेना के विमान में महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये है वो वीडियो, आपके सामने है, देखिए। इसमें धोनी नजर आ रहे हैं पहले तो वायुसेना के विमान में, और फिर वो यहां से पैराशूट से छलांग लगाते हुए भी आपको नजर आएंगे। ये जो वीडियो है ना, ये आगरा का है, जब धोनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए आगरा में थे तब का ये वीडियो। ये देखिए छलांग, देखिए आप कैसे लगाई महेंद्र सिंह धोनी। इसी वजह से मैंने कहा था ये धोनी की दिलेरी है जो दिखाएंगे आपको। वायुसेना का विमान, धोनी की दिलेरी भरी छलांग। आर्मी ट्रेनिंग के लिए आगरा में थे महेंद्र सिंह धोनी, उस दौरान का ये वीडियो, पहली बार ये वीडियो सामने आया है। तो हवा से कोई 1000 फीट ऊपर धोनी का पैराशूट के साथ ये छलांग लगाता वीडियो आपने पहली बार देखा होगा। ये देखिए, बिल्कुल तैयार छलांग के लिए महेंद्र सिंह धोनी, पूरे फोकस्ड नजर आ रहे हैं इसमें। आप देख रहे हैं कतार में सबसे आगे महेंद्र सिंह धोनी है, उसके बाद उनके पीछे कुछ और जवान भी, लेकिन सबसे आगे हमारे क्रिकेट के अपने कैप्टन कूल। ये देखिए, सबसे पहली छलांग धोनी ने, और उसके बाद उनके पीछे कुछ और जवान छलांग लगाते हुए। तो जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी महेंद्र सिंह धोनी, हमारे अपने कैप्टन कूल, सबसे आगे कतार में खड़े हुए। सबसे पहली छलांग महेंद्र सिंह धोनी की, हवा से कई 1000 फीट ऊपर धोनी पैराशूट के साथ छलांग लगाते हुए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, धोनी पैरा जंपिंग सीखने के लिए 5 अगस्त 2015 को आगरा में थे, 15 दिन के लिए गए थे, और 14वें दिन यानी 19 अगस्त को ये छलांग महेंद्र सिंह धोनी ने लगाई थी। उसी का ये वीडियो है। धोनी ने आगरा के एयरफोर्स स्टेशन स्थित पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग की ये ट्रेनिंग ली थी। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। कुंतल, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि भाई ये कैप्टन कूल और इनकी आदत मैदान पर लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की, उसी अंदाज में ये जंपिंग जब कर रहे हैं पैराशूट के साथ, तो भी कतार में सबसे आगे खड़े हुए महेंद्र सिंह धोनी है। बिल्कुल रोमाना, और ये आसान नहीं होता है क्योंकि आप इसमें एक्सपर्टाइज आपका है, लेकिन आप बाद में इसमें एक्सपर्टाइज हासिल किया है। तो किसी के पीछे अगर आप जंप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो आसान होता है वो क्योंकि आप देख रहे हैं कोई पहले जंप कर रहा है, उसके पीछे आप जंप कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी शायद ऐसा ही है, वो मैदान पर भी वो सबसे पहले सबसे आगे लीड करते हैं टीम को। और यहाँ भी उन्होंने शायद ये कहा होगा बाकी उनके जो कलीग्स हैं उनको कि मैं पहले छलांग लगाता हूँ, आप पीछे पीछे आइए, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो कैप्टन कूल है। तो ये मुझे भी पहली बार मिला आज ये वीडियो, क्योंकि ये जो एंगल है, इसके बाद जो एंगल दिखाई देगा, हाँ ये वाला तो पहले आया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी विमान के अंदर है वो उसके बाद पहले छलांग लगा रहे हैं और कैसे लैंडिंग किया, ये पूरा वीडियो इससे पहले कभी सामने नहीं आया था। बिल्कुल बेहद दिलचस्प है ये वीडियो। पहली बार एबीपी न्यूज के माध्यम से दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। हिंदी न्यूज चैनल पर, एबीपी न्यूज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 साल पुराना वीडियो है। ये अगस्त 2015 का वीडियो है। ये पूरा वीडियो एक बार फिर से आपके लिए देखिए। अंदर खड़े हुए हैं विमान के, कतार में सबसे आगे, पूरी तरीके से फोकस्ड। अपने इसी फोकस और कूल टेम्परामेंट के लिए धोनी जाने जाते हैं। चेहरे पर जरा सा भी कोई तनाव नहीं। हाँ, लक्ष्य क्या है ये धोनी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर, और सबसे पहले धोनी सबसे आगे। तो ये धोनी का दिलेरी वाला वीडियो आपने देखा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश के कहर को झेलने के लिए मजबूर है।
बाढ़ बारिश के कहर में आधा हिंदुस्तान, सैलाब में मुश्किलों का सफर करते आपने लोगों को देखा होगा। गले गले तक पानी में डूबकर दरिया पार करने को मजबूर हैं लोग। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन लकड़ी के 3 टुकड़ों और लकड़ी के इन चंद गिने चुने टुकड़ों के खातिर जान की बाजी लगाने वालों को आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आज देखिए एबीपी न्यूज पर। ये स्टंट है या मजबूरी? सैलाब से लकड़ी झपटने का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मंडला जिले की हैं। बंजर नदी की गर्जना आप भी सुन सकते हैं और लोगों का ये शोर भी। अब दोबारा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पुल की रेलिंग पर रस्सी बांधकर, रस्सी के सहारे पुल पर लटककर, एक हाथ में रस्सा पकड़कर और फिर उफनती नदी से एक एक कर बहती लकड़ी पकड़ रही है। एक दो लोग नहीं, 8 से 10 लोग यही काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए अगर हाथ छूटा तो क्या होगा। जबलपुर रायपुर रोड पर लकड़ी चुनने के लिए ये मजमा लगा है। 44 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंडला में 2 दिनों तक तेज बारिश हुई, नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इन लोगों के लिए लकड़ी से सस्ती जान हो गई। मंडला में लकड़ी के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं तो कटनी में ऐसी ही मस्ती चल रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कटनी के कटाई घाट की तस्वीरें देखिए। प्रशासन बेखबर है। कुछ लोग तो मजबूरी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घाट पार कर रहे हैं। नदी की तेज धार डरा रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौज मस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जो नर्मदा नदी है वो उफान पर है, मंदिर तक डूब गए हैं और सिर्फ नर्मदा ही नहीं बल्कि जो बाकी नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं इन दिनों। सड़क पर सैलाब आ जाए तो नजारा ऐसा ही दिखता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये स्टेट हाईवे है जिस पर अब जलकर आ जाए। सामने ट्रैफिक रुका है और कुदरत के रौद्र रूप के थमने का इंतजार कर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडौरी की हैं। शहडोल पंडरिया हाईवे पर सैलाब इतना उग्र है कि सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता है। चकरार नदी में पानी बढ़ने के बाद सड़कों पर 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। हाईवे का ये हाल है तो सोचिए गांव में लोग कितने दहशत में होंगे। दरवाजा बंद कर दो, नहीं सामान बह बह के सब भग जाइए। अभी लगा दे दरवाजा। मकान दुकान सब में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश के बाद चकरार नदी मनमानी पर उतर आई है और नतीजा नदी अपना रास्ता छोड़कर गांव के बीच से बह रही है। गांव से शहर की तरफ आई है सूरत और भयावह हो गई है। 15 साल बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बने पुल पर पानी आ गया है। पुल के दोनों तरफ पुलिस वालों को लगाया गया है ताकि लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार न करें। पुल पर पानी है तो निचले इलाकों का हाल तो आप देख ही सकते हैं। सुबह से ही नर्मदा समेत आसपास के नदी नालों में पानी बढ़ गया। नर्मदा नदी के सभी घाट और मंदिरों ने जल समाधि ले रखी है। डिंडोरी जिले में लगभग 24 घंटे से अधिक समय से लगातार बारिश हो रही है। उसकी वजह से कई नदी नाले उफान पे हैं, जिसके एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने SDRF की टीमें तैनात कर दी हैं और साथ में पुलिस मोबाइलों द्वारा लगातार घाटों पे निगरानी रखी जा रही है। लोग अब चिंतित हैं कि पानी का ये रौद्र रूप जानलेवा न बन जाए। और आइए मध्य प्रदेश से अब आपको बिहार लेकर चलती हूं मैं। बिहार में बांध टूटने का खतरा जब मंडराया तो महिलाएं जो हैं वो बेगूसराय में बूढ़ी गंडक पर बने बांध पर पहुंच गईं पूजा अर्चना करने के लिए। रिपोर्ट देखिए जरा।
बिहार में बेगूसराय का ये चमराही बांध है। टूटने का खतरा दिखा तो गांव वालों से लेकर प्रशासन तक पहुंचा। महिलाएं भी पूजा अर्चना करने लगी ताकि बांध टूटने से बच जाए। महिलाएं पूजा कर रही थी तो पुरुष मिट्टी भरा बोरा बजरंग बली का नाम लेकर किनारे पर डालने लगे ताकि बांध बच जाए। आज सुबह से चमराही बांध में बूढ़ी गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से कटाव होने लगा, जिसके बाद लोग बांध के टूटने की आशंका से डर गए। सैकड़ों की भीड़ जुट गई। अब प्रशासन को उम्मीद है कि गांव वालों की मदद से बांध बच जाएगा। ग्रामीणों के सहयोग से बचाव अधिकार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे इसको हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे। आज यहाँ पे रात में कैंप करवाएंगे और हालांकि हमको लग नहीं रहा है कि कोई जरूरत पड़ेगी, बांध को हम लोग बचा लेंगे, वैसी स्थिति आने नहीं देंगे, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में आज रात में यहाँ पे कैंप करवाएंगे। अब नदी में रातों रात पानी तो आया नहीं। 2 महीने से बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, तो क्या डीएम साहब भगवान और गांव वालों के भरोसे अब तक बैठे थे? उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां जोशीमठ के अरौली गांव में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। ये जोशीमठ के अरोसी गांव की तस्वीरें देखिए। आने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसे में नदी पर ये लकड़ी की बल्लियां देखिए जरा गौर से। 3 बल्लियां हैं। 3 लकड़ी की इन बल्लियों से एक छोर से दूसरे छोर तक लोग मजबूर हैं जाने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से पुल प्रस्तावित है यहाँ पर, लेकिन अब तक यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सरकार के वादे धरे के धरे और ऐसे में लोगों को तो जिंदगी गुजारनी है, तो इन्हीं लकड़ी की बल्लियों के बूते पर लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर। बल्लियों पर टिकी है पहाड़ पर जिंदगी, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही थी उत्तराखंड के जोशीमठ से। न्यूज़ग्राम देख रहे हैं आप। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत के केस की। देखिए 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुशांत की मौत का सच देश को अभी भी उसका इंतजार है। इस बीच आज बड़ी बात यह हुई है कि रिया ने चुप्पी तोड़ी है। रिया के वकील की तरफ से बाकायदा एक लिखित स्टेटमेंट बयान जो जारी किया गया है। इस बयान में बड़ी बात रिया ने यह कही है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है नहीं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। पलटकर रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यह कहा गया है कि प्रियंका ने रिया के साथ बदतमीजी की। अच्छा, मौत के 40 दिन बाद आरोप लगाने पर भी सवाल खड़े करते हुए रिया चक्रवर्ती ने इसे बकवास करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वो खुद 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़कर नहीं गई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कहा था कि उनकी बहन मीतू सिंह के सुशांत के घर पहुंचने से पहले वो सुशांत के घर से चली जाएं। आगे वो कह रही हैं कि किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा लें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। अंतिम संस्कार में कह रही हैं इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि सुशांत के परिवार की तरफ से जो 20 लोगों की लिस्ट दी गई थी उसमें रिया का नाम शामिल ही नहीं किया सुशांत के परिवार ने। सुशांत से एक भी पैसा नहीं लिया। आगे आरोप यह लगा रही है रिया चक्रवर्ती अपने इस बयान के जरिए कि ये जितनी राजनीति हो रही है सुशांत के मामले में वो दरअसल सब बिहार चुनाव के मद्देनजर हो रही है। खुदकुशी के लिए उकसाने के चाहे आरोप हो, चाहे पैसे के लेन देन के आरोप हो, उन पर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे से जान पहचान है रिया चक्रवर्ती की, इस पर भी जो स्टेटमेंट रिया के वकील ने जारी किया है उस पर रिया ने सफाई दी है और वो ये कह रही हैं कि मेरी तरफ से मेरा आदित्य ठाकरे से किसी तरीके की कोई जान पहचान है नहीं, आज तक कभी मैं आदित्य ठाकरे से मिली नहीं हूं। तो एक तरफ ये रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनका सिलसिलेवार ढंग से अपने बयान में जवाब दिया गया है, वहीं इस पूरे मामले में परिवार के वकील का पलटवार रिया पर। सुशांत के परिवार के वकील का पलटवार। वो कह रहे हैं कि रिया खुद को कैसे क्लीन चिट दे सकती है, जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रही है रिया, ये सवाल पूछ रहे हैं सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह। मुंबई पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया, और क्योंकि मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया इसीलिए तो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है। वो जो 40 दिन वाली बात कह रही है ना रिया चक्रवर्ती कि साहब 27 जुलाई को फिर परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, तो इसका जवाब दे रहे हैं सुशांत के परिवार के वकील। और वो कटघरे में रिया को ये कहते हुए खड़ा कर रहे हैं कि जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रही है रिया, रिया खुद कैसे अथॉरिटी हो गई जो अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। सुनिए जरा विकास सिंह से खास बातचीत। ऐसा जहां तक कि उनके उसका पैसे का लेन देन का सवाल है, ये तो रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती हैं।
ये सर्टिफिकेट तो ईडी को देना पड़ेगा ना। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है ऑफिस खर्चे के नाम पे। ऑफिस कोई चल नहीं रहा था तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो ईडी अपना रिपोर्ट जब कंप्लीट करेगा उसमें आएगी। अभी इनके सेल्फ सर्टिफिकेट अपने आप रिया कौन होती है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाली कि ईडी के मामले में कुछ नहीं मिला है? अभी जांच चल रही है, उसमें ना तो रिया कोई कुछ बोल सकती है, ना हम कुछ बोल सकते हैं, और ना किसी का बोलना सही है, क्योंकि अभी जांच चल ही रहा है और जांच में अभी बहुत कुछ बाकी है। जब मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया तो परिवार को एक समय पे लगा कि अब हम कितना क्या इंतजार करें। जब मेरे पास परिवार आए तो बहुत थक के आए कि भाई मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रही है, अगर हम उनके पास फिर से कंप्लेंट भेज देंगे तो फिर ये रफा दफा करके ऐसे ही मामला खत्म कर देंगे। तब उसके बाद जब हमने इसको पूरा डिटेल डिस्कस किया, तब हमने तय किया कि नहीं, इसका एफआईआर पटना में होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह एफआईआर हो सकता है, और पटना में एफआईआर करवाया। और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके बाद ही हुआ है, उसके पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। तो दरअसल ये जो स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती की वकील की तरफ से रिया के पक्ष में जारी किया गया, उसी पर सवाल उठा रहे थे सुशांत के परिवार के वकील। अब देखिए, सुशांत की संदिग्ध मौत के केस में सवाल 2 एम्बुलेंस को लेकर पूछे जा रहे थे कि साहब 2 एम्बुलेंस घर पर कैसे पहुंच गई। सुशांत के शव को लेने एक नहीं, दरअसल 2 एम्बुलेंस गई थी। इसी को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, और अब एबीपी न्यूज 2 एम्बुलेंस के राज से पर्दा उठाने जा रहा है। मृत्युंजय सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 14 जून के दिन सुशांत की बॉडी लाने एक नहीं 2 एम्बुलेंस पहुंची। इसकी वजह जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ने उन दोनों एम्बुलेंस को खोज निकाला जो पहले पहुंची थी और जिस पर बॉडी को ले जाया गया। यही वो एम्बुलेंस है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में दाखिल हुई थी, जिस पर रामेश्वर लिखा है। और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये एम्बुलेंस क्यों सबसे पहले गई थी, लेकिन बाद में ये एम्बुलेंस वापस मंगाकर दूसरी एम्बुलेंस भेजी गई। देखिए, ये जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस में जगह एक तो छोटी थी, और दूसरा कि इस एम्बुलेंस में जो इसका व्हील चेयर है उसको लेकर दिक्कत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे साथ वो किरदार हैं, वो 4 किरदार हैं जो आपको पूरी सच्चाई रखेंगे। अक्षय, यही वो व्यक्ति हैं जो इस एम्बुलेंस के मालिक है और जो सबसे पहले इन्होंने कॉल रिसीव करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे। अक्षय, सबसे पहले हमें बताएं कि क्या हुआ था इस एम्बुलेंस के साथ दिक्कत? आप लोग को कॉल आया था, क्या हुआ था उस दिन? गाड़ी का जो व्हीलचेयर का जो पहिया है वो खराब हो चुका था और वो टूट गया है, अपना चल नहीं पा रहा है, और उनका लंबाई भी बहुत ज्यादा था। मैं जब ऊपर जाके देखा हो तो लंबाई वगैरह बहुत ज्यादा था। तो मैंने हमारे दूसरे ड्राइवर आरिफ भाई, उनको मैंने बोला आप नया वाला अपना जो है लेटेस्ट गाड़ी वो लेके आ जाओ, उसमें सब ओके है गाड़ी का, वो लेके आ जाओ। अक्षय के पास ही पुलिस का कॉल आया था। इन्होंने पहले ड्राइवर को भेजा था, फिर बाइक से मौके पर खुद पहुंचे थे। अब आप उस एम्बुलेंस को देखिए जिसमें सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया। इसको ले जाने के पीछे फिर आप लोगों का क्या मकसद था? ये गाड़ी में ना सब ओके है, मतलब ट्रॉली है, रेक्सिन बिक्सिन सब मतलब ओके, एकदम बड़ा गाड़ी है। मृत्युंजय ने न सिर्फ दोनों एम्बुलेंस के जाने की वजह साफ की, बल्कि उस काले बैग के रहस्य को भी बेपर्दा किया जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा था कि सुशांत के घर से काले बैग के साथ एक शख्स फरार हुआ था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता लगा कि बैग ले जाने वाला एम्बुलेंस का स्टाफ था। सुनिए और समझिए काला बैग वहां तक कैसे पहुंचा और कौन उसे वहां से लेकर भागा। ये रेक्सिन एक बहुत वायरल वीडियो हो रहा है कि वो रेक्सिन बैग है, काला बैग लेकर कोई भाग रहा है। विशाल भाई, आप बताइए इसके बारे में कि इसका उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं, और ये सुशांत के मामले में इसका यूज कहाँ हुआ, कौन से फ्लोर से उतारना था? जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है लेकिन लिफ्ट छोटी होती है, उस लिफ्ट में अगर ये ट्रॉली नहीं जाता है तो इस रेक्सिन से हम लोग सीढ़ियों से पेशेंट होता है या डेड बॉडीज होती है उसको लेके आते हैं, और इससे सुशांत सिंह जी का शव नीचे लेके आए। अच्छा, देखने में इतना बड़ा लगता है, जरा इसे फोल्ड करके बताइए, क्या बैग जैसा दिख जाता है? जी, ये बैग जैसे ही देखने वाले को क्या दिखेगा सर हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ये देखिए इस तरह से दिखता है। ये लगभग 6 फुट का रेक्सिन का पोर्टेबल बैग है, और देखिए अब ऐसे कोई पकड़ेगा तो ये एक झटके में तो बैग जैसा ही नजर आएगा, जिसको लेकर दावा कर रहे हैं कि आपने भी पढ़ा या सुना होगा कि ये एक सबूत लेकर कोई लड़का भाग रहा है, और ये क्या है मुंबई पुलिस के सामने। जरा बताएं कमरे में क्या था?
कमरे में क्या था वो उस दिन मैं तो नहीं था। देखिए सर, दो एम्बुलेंस गई थी वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 2 रैगजीन होगी। एक रैगजीन में शव लेके आए तो दूसरा रैगजीन उठा के मेरा छोकरा पहली एम्बुलेंस में रखने के लिए गया। एम्बुलेंस और काले बैग के रहस्य से तो पर्दा उठ गया, लेकिन सुशांत की कथित मौत के राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो देखिए, काला बैग और अब 2 एम्बुलेंस, दोनों जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको पहुंचा दिए। इस बीच ईडी जो है, जो जांच कर रही है इस पूरे मामले में पैसे के लेन देन की, वो अब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जो विदेश गए थे घूमने, उसकी भी जांच करेगा। वहां क्या किसी तरीके का कोई खाता इन दोनों ने खोला, इसकी पड़ताल करेगा। और इसकी पड़ताल के लिए जो विदेशी एजेंसियां हैं उनकी भी मदद ईडी ले रहा है। ये तस्वीरें सुशांत और रिया के यूरोप टूर की हैं। पिछले साल दोनों अक्टूबर में साथ गए थे। ईडी को अब तक की जांच के दौरान पता लगा है कि अक्टूबर में दोनों ने एक साथ 25 दिन की विदेश यात्रा की थी। इस दौरान सुशांत और रिया फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और दुबई होते हुए वापस आए थे। ईडी जानना चाहता है कि इस लंबी विदेश यात्रा का आखिर मकसद क्या था। ये यात्रा महज घूमने फिरने के इरादे से की गई थी या फिर ये कोई बिजनेस टूर था। सूत्रों के मुताबिक ईडी इस मामले में एक चरण की पूछताछ रिया से कर चुका है, लेकिन ईडी इस बारे में कुछ और सवालों के जवाब रिया से चाहता है, क्योंकि रिया ने जो जवाब ईडी के सामने अब तक दिए हैं उनसे ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि ये यात्राएं अचानक की गई थीं और इतनी लंबी यात्रा का मकसद कुछ और भी हो सकता है। यही कारण है कि ईडी जानना चाहता है कि यात्रा के दौरान कितना पैसा लेकर गए थे और कुल कितना पैसा खर्च हुआ। विदेशों में किस किस होटल में रहे, 25 दिनों की लंबी अवधि के दौरान किस किस से मिले, क्या विदेश में कोई बैंक खाता खोला गया या कोई कंपनी बनाई गई, क्या ये कोई पैकेज टूर था या प्राइवेट, क्या विदेश में किसी से कोई पैसा मिला था, जिन देशों में गए वहाँ कोई रिश्तेदार रहता है। प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने इस बाबत कहा कि ये पूरा मामला इसलिए भी संदेहास्पद हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले में जो कमाई करने वाला शख्स था उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में विदेशों से संबंधित जो बयान सामने आएंगे उनकी सत्यता की जांच के लिए विदेशी जांच एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक और बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हुआ है। ये भी आप जान लीजिए कि सुशांत के जो सबसे पुराने सीए थे रजत मेवाती, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि साहब जब से श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई थी तब से सब कुछ बदल गया था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। उनके साथ काम करने वाले लोग बदल रहे थे, उनके रहन सहन का अंदाज बदल रहा था, उनका खर्चा बदल रहा था। ये रजत मेवाती ने बड़े खुलासे किए हैं। मैं सुशांत सर का सबसे सीनियर स्टाफ था, लाइक 2018 से लेके 2020 के जनवरी फर्स्ट वीक तक था मैं उनके साथ। रिया और श्रुति के आने के बाद क्या कुछ बदला और कैसे चीजें बदल? रिया मैम और श्रुति, तो रिया आने के बाद ऐसा था, रिया की फर्स्ट एंट्री हुई थी, देन बाद में थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो जाता रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बीन जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। चीजें बदलने लगी बिकॉज ऐसा सारी चीजें उनके फेवर में थी। तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीजें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी ना। तो ऐसे स्टाफ पहले चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। और रिया ने निकाला भी बहुत सारे स्टाफ को। हाँ, जब निकाला तो ऐसे अशुन मास्टर जी जो हमारे सीनियर शेफ थे, सबसे पहले वो बाहर हुए, फिर उसके बाद मैं बाहर हुआ। जब मुझे निकाला मेरे सामने क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर को मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया, बॉस नहीं चाहते बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल गया था बिकॉज ऐसे उस दौरान सर की भी कंडीशन, मतलब आप समझ, तबीयत उनकी
ठीक नहीं थी। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ डिप्रेस नहीं था किसी भी चीज से। कोई दवा ले रहे थे वो? दवाइयाँ उनकी चालू थी, बट मुझे नहीं पता किस चीज की दवाइयाँ थी। बोला गया था डेंगू है, बट ऐसे उसके बाद में डेंगू होता है तो यार आप तो ऐसे 1 महीने का कोर्स कर लेते हो, चलो ठीक है, उसके बाद भी क्यों दवाई? क्योंकि इससे पहले कोई दवाइयाँ नहीं लेते थे। रिया के आने के बाद खर्चे बढ़ गए थे? डिफरेंस आया था, डिफरेंस बहुत आया था। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है वो महाराष्ट्र सरकार के भीतर से, सरकार में मंत्री हैं असलम शेख, उनकी तरफ से सीबीआई जांच कराने की मांग जो की जा रही है सुशांत केस में, उसी का समर्थन किया गया है। ये देखिए पहली बार है महाराष्ट्र सरकार के भीतर से सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर आवाज आई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की अच्छे से जांच की है, लेकिन इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो फिर केंद्र सरकार ये जांच करा ले। तो ये पहला मौका है जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की तरफ से सीबीआई जांच के पक्ष में बयान दिया गया है। कांग्रेस देखिए, सुशांत केस को मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको तफ्तीश की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर केंद्र को लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना है तो वो ले सकते हैं। और इसमें कई लोग तो इसलिए कूदते हैं ताकि मीडिया में उनका नाम आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ आजकल शूटिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे हैं, तो कंट्रोवर्सी में कूदना है, इन्वेस्टिगेशन करना। क्राइम मुंबई में हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई ने करनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के बयान को क्या महाराष्ट्र सरकार का ही बयान माना जाए, इसे लेकर सवाल बरकरार है। इस वक्त बड़ी खबर, अच्छी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। जिन 3 वैक्सीन के ट्रायल की बात कही जा रही थी, उन्हीं में से एक वैक्सीन का ट्रायल जो है वो 3rd स्टेज में पहुंचने वाला है। कल से 3rd स्टेज का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये जानकारी दी गई है नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की तरफ से कि जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो है फेज 1 फेज 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से अभिनेता आमिर खान ने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो फिर तो देश में हंगामा मच गया। अच्छा, अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं। गाजियाबाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आमिर खान का पुतला फूंक रहे हैं इन तस्वीरों में। तुर्की भारत का विरोधी देश है, तुर्की पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता है। इसी वजह से आमिर खान का ये विरोध जो कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार भारत के विरोधी देश के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर ने मुलाकात क्यों की?